नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है काम के बिना। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। ये कहानी भी मालगुडी देश की कहानियों पर आधारित है और इसके लेखक श्री आर के नारायण जी हैं, जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम गाइड है। उसके ऊपर देवानंद की फिल्म बन चुकी है जो काफ़ी हिट रही थी। तो आइए शुरू करें हम अपनी कहानी। करीब 1 साल पहले रामा राव, जिस ग्रामोफोन कंपनी का वह मालगुडी में एजेंट था, उसके अचानक बंद हो जाने के कारण वह बेकार हो गया। एजेंसी में उसने सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा भी जो उसे विरासत में मिला था लगा दिया था। 5 साल तक उसे इससे काफ़ी आमदनी होती रही, जिससे वह अपने बीवी बच्चों को सुखपूर्वक रहने का इंतजाम कर सका। उसने एक्सटेंशन में एक छोटा सा बंगला बनवा लिया और अपने इस्तेमाल के लिए एक बेबी कार भी खरीदने का विचार करने लगा था। और एक दिन जैसे अचानक ये वज्रपात हुआ, इसके कारण दुनिया के व्यापार, बैंकिंग और राजनीति में आया परिवर्तन था। ग्रामोफोन कंपनी, जिसकी फैक्ट्री कहीं उत्तर भारत में थी, लाहौर के एक बैंक के बंद हो जाने के कारण जो बम्बई निवासी उसके मालिक की मृत्यु का परिणाम था, एकदम ख़त्म हो गई थी। मालिक सड़क के किनारे किनारे नीचे की ओर गाड़ी चला रहा था, जो 300 फीट नीचे जा गिरी। लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या की थी। पिछली शाम उसकी बीवी उसकी कैशियर के साथ भाग गई थी। रामा राव ने अचानक अपने आप को सड़क पर खड़ा पाया। पहले तो उसे इस हादसे के नतीजों का अंदाज़ा ही नहीं था। बैंक में जो कुछ भी पैसा था और कुछ उसी कंपनी के शेयर भी थे। अब इस कंपनी का शेयर लगातार गिरने लगा, कीमतें घटने लगी और उसे कुछ 100 रुपये ही हाथ लगे। जब उसने सिक्योरिटी वापस करने की बात की तो दूसरी तरफ अर्जी लेने वाला भी कोई नहीं था। बैंक में रखा पैसा तेज़ी से पिघल रहा था। रामा राव की बीबी ने खर्चा कम करने की कोशिश की। उसने नौकर और रसोइयों को निकाल दिया, बच्चों को बड़े नर्सरी स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया, बंगला किराए पर चढ़ा दिया और बाज़ार में एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगे। रामा राव रोज़ नौकरी के लिए 1 दर्जन अर्जियां भेजने लगा और हर दफ्तर में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। 40 साल की उम्र को पहुँचे आदमी के लिए, जो अब तक अपना व्यापार करता रहा हो, नौकरी पाना आसान नहीं था। नौकरी मांगने का उसका ढंग भी व्यापारियों की जैसा ही था। वह अपना कार्ड भेजता और मिलने पर कहता, सर, शायद आप मेरे लिए कुछ कर सकें। मेरा व्यापार अचानक डूब गया, जिसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। आप मुझे अपने दफ्तर में कोई काम दे सकें तो मैं आपका बहुत आभार मानूंगा। रामा राव, ये तो बड़ा अफसोस की बात है। इस वक्त हमारे पास आपके लायक कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ काम होगा हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। सब जगह यही कहानी थी। शाम को वे घर लौट आता और सड़क से घर को दिशा में मुड़ते ही उसका दिल बैठ जाता। उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी होती, पीछे बच्चे सड़क को चुपचाप देखते उसका इंतजार करते होते। उनके चेहरों पर कितनी प्रतीक्षा होती। कांपते से वे आशा करते होते कि कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वह हमेशा सोचते कि रामा राव जादू की तरह कुछ लेकर आएंगे। वह सोचता कि जिस तरह लोग सफाई देते हैं और उसे टाल देते हैं, उसे देखते हुए उन्हें उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। बीबी उसकी तरफ देखते ही समझ जाती कि क्या हुआ है। वह चुपचाप पीछे मुड़ जाती और बच्चे भी इशारा समझकर उसका अनुगमन करते। रामा राव बनावटी ढंग से उन्हें खुश करने की कोशिश करता। आज क्या हो रहा है? इसके जवाब में वे लोग भी ऊपरी मिठास से उसे भीतर ले जाते। उनकी ये दशा देखकर उसका मन रो उठता। एक्सटेंशन वाले बंगले में उसकी बीवी सजी धजी इधर उधर घूमती रहती, पड़ोसियों से गप सप करती, शाम को क्लब चली जाती। लेकिन अब यहाँ शाम तक वे एक ही कपड़े पहने रहती और सारा वक्त किचन में बिताती। एक्सटेंशन वाले घर में बड़ा सा कंपाउंड था, जिसमें बच्चे दिन भर उछल कूद करते रहते और अच्छे स्कूल में पढ़ते और सीखते। लेकिन यहाँ उनका कोई दोस्त नहीं था और खेलने के लिए भी घर के पीछे ही जरा सी जगह थी। उनकी कमीज़ें फटने को आ रही थी। पहले उन्हें हर 3 महीने में नए कपड़े दिए जाते थे। रामा राव यही सब सोचते हुए
सोने की कोशिश करने लगा। उसके पास जो भी पैसा था वो ख़त्म हो चुका था। आमदनी का अकेला जरिया एक्सटेंशन वाला घर का किराया था। उसे ये सोचकर डर लगता था कि अगर उसका किराएदार घर खाली कर देगा तो क्या होगा। कठिनाइयों के इन दिनों में रामा राव को जुबली रीडिंग रूम में एक पत्रिका मिली। उसका नाम था दी कैप्टन। इसमें सिर्फ 4 पन्ने थे और सब में वर्ग पहेलियाँ दी हुई थी। सही हल के लिए हर हफ्ते ये पत्रिका 4000 रुपये का पहला इनाम देती थी। रामा राव इन्हें हल करने में लग गया और कुछ दिन तक वह सब चिंताओं से मुक्त रहा। क्या शब्द होगा, टेलो या फॉलो, बैड या सैड? वह इस प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा शब्द सही है? ऐसे आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए। शाम को जब घर वापस लौटता तो दरवाजे पर खड़ी बीबी और बच्चों की तरफ उसका ध्यान ही न जाता। हर हफ्ते वह उत्तर डाक से भेजने में कुछ पैसा खर्च करता और धड़कते दिल से जवाब का इंतजार करता। उत्तर प्राप्त होने की तारीख को वह अखबार विक्रेता की दुकान पर मीठी मीठी बातें करके बिना पैसे दिए दी कैप्टन का नया अंक देख लेने के लिए फुसलाने की कोशिश करता। रीडिंग रूम की मेज पर पत्रिका पहुंचने में 1 आध दिन लगता और वह उसका इंतजार नहीं कर पाता था। कभी कभी अखबार वाला ना नुकुर करता तो वो उसे यह कहकर मनाने की कोशिश करता कि परेशान मत हो, मुझे इनाम मिलेगा तो मैं एक दिन 3 साल के लिए ग्राहक बन जाऊंगा। नतीजे वाले पन्ने को वह कांपते हुए हाथों से खोलता। इनाम मिलने वालों में से कोई बलूचिस्तान का होता, कोई ढाका का तो कोई श्रीलंका का, लेकिन रामा राव का नाम कभी ना आता था। यह धक्का बर्दाश्त करने में उसे पूरे 3 घंटे लगते थे। उससे निकल पाने का उपाय अगले हफ्ते की वर्ग पहेली में लग जाना होता, जो उसे अगले 7 दिन तक फिर काम में लगाए रहती। आशा और निराशा के इस भयंकर उतार चढ़ाव से कुछ ही दिन में उसके बदन की नसें चकनाचूर हो उठी और मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। घर पर वह किसी से भी नहीं बोलता था, सिर हमेशा झुका रहता, जैसे हर वक्त कुछ सोचता रहता था। उसकी बीवी अगर उसे हर हफ्ते पहेलियों के लिए 1 रुपया न देती तो वह उससे झगड़ता। उसका स्वभाव ज़्यादा बुरा नहीं था और देर तक झगड़ने की उसमें आदत भी नहीं थी, इसलिए वे कुछ देर बाद उसे 1 रुपया दे देती और घर के खर्च में कटौती कर लेती। एक दिन पत्रिका ने 8000 रुपये के विशेष पुरस्कार की घोषणा की। यह पढ़कर रामा राव का मन 10 गुने उत्साह से भर गया। उसने वर्ग पहेली का गहराई से अध्ययन किया। इसमें 4 जगह कुछ संशय की स्थिति थी और प्रवेश के लिए कम से कम 4 प्रविष्टियाँ भेजनी थी, इसलिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। उसने बीबी से कहा, इस बार तुम्हें मुझे 5 रुपये देने होंगे। ये सुनकर वह तो हक्की बक्की रह गई। इतने पैसों में तो परिवार का 1 हफ्ते का काम चलता था। रामा राव इन बातों के प्रति अब उदास हो चला था। फिर भी इतने पैसों की मांग उसे भी ज़्यादा लगी और एक क्षण के लिए वह भी संकुचित हो उठा, पर वह ध्यान बदलने के लिए सही शब्द सोचने में लग गया कि कुछ लोग निराशा से बचने के लिए यह करते हैं, प्रश्न के लिए होप उचित रहेगा या डोप या रोप। इस तरह उसने अपने मन पर काबू पा लिया। वर्ग पहेली भरकर रजिस्ट्री से भेज देने के बाद उसने हवाई महल बनाना शुरू कर दिया। भले ही उसे इनाम का एक हिस्सा ही मिले, फिर भी वह रकम काफ़ी बड़ी होगी। वह किराएदार को निकाल देगा, बीवी बच्चे को लेकर फिर उसी घर में वापस रहने चला जाएगा और सारा पैसा बीवी को सौंपकर उससे कहेगा कि इससे 2 साल तक मज़े से गृहस्थी चलाओ। खुद उससे 100 रुपये वापस ले लेगा और मद्रास चला जाएगा और वहाँ अपना भाग्य आजमाएगा। फिर जब बीबी का पैसा ख़त्म हो जाएगा तब तक मद्रास में उसे कोई ना कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। नतीजा आने के दिन रामा राव ने पत्रिका का नया अंक खोला तो पाया कि उसने जो हल भेजा था उसमें बहुत सी गलतियां हैं। उसका दिल एकदम बुझ सा गया। अब उसे कुछ पैसे भी वापस नहीं मिल सकते थे। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा। इस पर वह जितना सोचता उतनी ही ज़िंदगी असहाय लगने लगती। पिछले दिनों के सारे नुकसान, निराशाएं और परेशानियां इकट्ठी होकर उस पर टूट पड़ने लगी। शाम को घर की तरफ कदम बढ़ाने की जगह वह रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। वह क्रॉसिंग पार करके रेल लाइन पर आ गया। करीब 2 मील तक उस पर चलता रहा। चारों तरफ अंधेरा था। दूर कस्बों के मकानों की रोशनियां हल्की हल्की चमक रही थी। पीछे 1 फरलांग की दूरी पर सिग्नल खड़ा था। उसकी लाल नीली रोशनी उसे दिखाई देती थी। वह फैसला कर चुका था कि ज़िंदगी जीने लायक नहीं है, इसलिए अगर इस दुनिया में पैदा होना उसका दुर्भाग्य रहा है तो उसे ख़त्म कर देने की सबसे अच्छी जगह रेलवे लाइन ही हो सकती है। दूसरा उपाय है रस्सी।
वर्ग पहली में भी यह एक उपाय था। दूसरे थे डोप, जहर। तीसरा था होप, आशा। नहीं, ये सभी उपाय बेकार हैं। वह पत्नी और बच्चों के बारे में फिर सोचने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूर्ण विनाश ही सबसे आवश्यक है। वह पटरी पर आड़ा लेट गया। लोहा अब भी गर्म था। दिन में भी तो बहुत गर्मी थी। रामाराव ये सोचकर खुश होने लगा कि 10 मिनट में तिरुचिन्नापल्ली वाली ट्रेन आ जाएगी। वह पटरी पर बहुत देर तक लेटा रहा, कान लगाकर ट्रेन के आने की आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत दूर हवा या किसी और चीज़ की सूं सूं और खड़खड़ के अलावा और कोई आवाज़ उसे सुनाई ना दी। लेटे लेटे वह थकने लगा था। हार कर उठा और स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। उसने किसी से पूछा, ट्रेन को क्या हुआ? जवाब मिला, 3 स्टेशन पहले एक मालगाड़ी उलट गई है, रास्ता बंद हो गया है, यहाँ से मदद भेज दी गई है, अब गाड़ी 3 घंटे लेट हो गई है। भगवान, तुम बहुत बड़े दयालु हैं, रामाराव जोर से बोला और घर लौट आया। बीवी बाहर सड़क पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसे देखकर चैन की सांस ली और इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया जैसे अब तक कभी नहीं किया था। इतनी देर क्यों हुई? उसने पूछा। पता नहीं क्यों, मैं आज पूरी शाम बहुत परेशान रही। बच्चे भी परेशान थे, बेचारे अभी सोने गए हैं। जब वे खाना खाने बैठा, वह बोली, हमारे मकान के किराएदार शाम को आए थे और पूछ रहे थे कि क्या हम अपना मकान बेचेंगे। वह हमें तुरंत अच्छा पैसा देने को तैयार है। फिर उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि हमें बेच देना चाहिए। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, रामाराव ने उत्साह से कहा। हमें उसके 5.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। उसमें से कुछ पैसे मुझे दे देना, मैं उसे मद्रास लेकर चला जाऊंगा और कुछ व्यापार करने की कोशिश करूंगा। बाकी तुम रख लेना और अच्छे से घर चलाना। सबसे पहले हम अच्छी जगह नया घर लेकर रहेंगे। वह धीरे से पूछने लगी, ये कुछ पैसे जो लोगे, क्या तुम उसमें पहेलियों पे खर्च करोगे? ये सुनकर रामाराव एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर जोर से बोला, हरगिज़ नहीं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अब नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।